Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT 362. In the last lecture we concluded, we finished on discussion about chapter 9, which is about layout strategies. We discussed what is the strategic importance of layout decisions. हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं, जिसके अंदर ऑफिस लेआउट, रिटेल लेआउट, वेयर हाउस एंड स्टोरेज लेआउट्स, फिक्स पोजीशन लेआउट्स और प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स, वर्क सेल्स, रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स. ये चीज़ें हमने सिर्फ डिस्कस की थी कि जी ये सारे के सारे लेआउट्स हैं, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू कंसिडर. आज हम इधर से ही अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. एक दफ़ा हमने ग्लोबली सारे लेआउट्स को डिस्कस कर लिया कि जी ये टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने एक दफ़ा देख ली. अब हम इंडिविजुअली एक एक लेआउट को डिस्कस करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑफिस लेआउट्स. ऑफिस लेआउट्स का बेसिक मकसद क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इसके अंदर. ग्रुपिंग ऑफ वर्कर्स, देयर इक्विपमेंट एंड स्पेस टू प्रोवाइड कंफर्ट, सेफ्टी एंड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जी ऑफिस लेआउट्स का बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि जी इंफॉर्मेशन फ़्लो को ऑप्टिमाइज करे, इंफॉर्मेशन फ़्लो को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करे. तो ऑफिस लेआउट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आप किस तरह लोगों को और इक्विपमेंट को प्लेस करें कि जी आपकी जो स्पेस हो वो कंफर्टेबल हो, सेफ हो और मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर इजीली हो सके. और हमने ये भी देखना होता है कि जी क्योंकि ऑफिस की डायनामिक्स चेंज, जिस तरह आप ओवरऑल एक कंपनी का ऑफिस है और उस कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, उस कंपनी को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या उसके काम की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, तो उस ओवरऑल लेआउट के अंदर थोड़ी बहुत ट्रांजिशन आती है. तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें ऐसा लेआउट बनाएं जो फ्लेक्सिबल हो, कि जो चेंज इन प्रोजेक्ट्स है उससे जो चेंज इन इंफॉर्मेशन आ रही है या चेंज इन कॉन्टेक्ट ऑफ डिफरेंट पीपल आ रहा है, उसको वो किस तरह इफेक्टिवली मैनेज कर सके. ऑफिसेज आर टिपिकली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स ड्यू टू frequent technological changes, due to frequent project changes or due to different requirements of workplace. अब ये एक तरीका है कि किस तरीके से आप एक ऑफिस की जो इंटरेक्शन हो रहा है या ऑफिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो का इंटरेक्शन हो रहा है उसको मॉडल कर सकते हैं. इसको रिलेशनशिप चार्ट्स कहा जाता है. आप इसके अंदर देखें कि जी डिफरेंट लोग जो उस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ आपके पास सीईओ है, सीएमओ है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, डिज़ाइनर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, सेल्स एरिया, सेंट्रल फाइल्स, कंप्यूटर सर्विसेज, कॉपी सेंटर और अकाउंटिंग. अब सीईओ के जो जितने भी इंटरेक्शन हैं वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट से. सीईओ और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का क्या इंटरेक्शन है वो इस पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा है एंड दैट इज ग्रेडेड एज ऑर्डिनरी. ठीक है. इसी तरह सीईओ का डिज़ाइनर्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है वो हम ग्रेड कर सकते हैं. इट इज़ सीईओ अपने डिज़ाइनर से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा. इसी तरह सीईओ का सेक्रेटरी से कितना इंटरेक्शन है, दैट इज़ ग्रेडेड एज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो हम इधर ए लगा देते हैं. इसी तरह सीईओ के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है. इसी तरह चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स के इंटरेक्शंस हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स के इंटरेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, सेक्रेटरीज के इंटरेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, सेल्स एरियाज़ के इंटरेक्शन नज़र आ रहे हैं, सेंट्रल फाइल्स, कंप्यूटर सर्विसेज और कॉपी सेंटर्स के और अकाउंटेंट्स के. सारों के हमें एक तरीका है जिससे हमें इंटरेक्शंस का पता चल रहा है कि जो डिफरेंट लोग इस ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं उनके किस तरह के इंटरेक्शंस हैं. हमने उन इंटरेक्शंस को कैटेगराइज कर दिया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, स्पेशली इम्पॉर्टेंट, ओके, अनइम्पॉर्टेंट, नॉट डिज़ायर्ड. जब आपने इस तरह इनको एक तरह से मॉडल कर दिया रिलेशनशिप चार्ट, तो फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा डिफरेंट क्लस्टर्स या डिफरेंट
पैटर्न्स के जी यहाँ देखें बहुत इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से इधर इंटरेक्शन ओके है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंटरेक्शन जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह के जब आपको क्लस्टर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी कि हाँ इन लोगों का इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो इन लोगों को एक दूसरे के करीब बिठाया जाए या इन दोनों को एक दूसरे की रेंज के अंदर या एक दूसरे से क्लोजली एक प्लेस किया जाए। तो ये एक तरीका है रिलेशनशिप चार्ट्स जिससे आप एक ऑफिस के लेआउट को डिज़ाइन करने में आपको ये मदद दे सकता है। अब हम देखते हैं कि जी जो रिटेल आउटलेट्स होती हैं उनके लेआउट्स किस तरह से कैसे होने चाहिए और कौन से पॉइंट्स जो हैं दैट शुड बी कंसिडर्ड। The objective of the retail outlet is to maximize the profitability per square foot of the floor space। अब कोई भी दुकान है, कोई भी रिटेल आउटलेट है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके लेआउट का इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फुट, जो एक स्क्वायर फुट जो उन्होंने जगह दी हुई है किसी प्रोडक्ट को उससे वो मैक्सिमाइज करें प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो होती हैं उनका हमें पता है रिलेशनशिप होता है कस्टमर एक्सपोजर के साथ कि कस्टमर को जितनी प्रोडक्ट से ज़्यादा आप एक्सपोज करेंगे तो उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं सेल्स होने के, उतने ही ज़्यादा जितने ज़्यादा चांसेस हैं सेल्स होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। तो रिटेल आउटलेट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना किस तरह से हो सकता है, हमें ये पता है कि सेल्स प्रोपोर्शनल होती हैं कस्टमर एक्सपोजर से। कस्टमर को जितनी प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर दोगे कि जितनी प्रोडक्ट का एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा वो सेल्स, यू कैन एक्सपेक्ट मोर सेल्स, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा यू कैन एक्सपेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो रिटेल स्टोर्स को का जो लेआउट होता है उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जिनको अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है। वो 5-6 आइडियाज़ हैं और 5-6 स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। यू लोकेट द हाई ड्रॉन आइटम्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द स्टोर। अब सुपरमार्केट्स या रिटेल स्टोर्स जो होती हैं उसके अंदर आपने हाई ड्रॉन आइटम्स, वो आइटम्स जो ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, कमोडिटीज़, अंडे, रोटी, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें आपने पेरिफेरी ऑफ द स्टोर रखनी है कि जी पेरिफेरी ऑफ द स्टोर होता है कि जी एक कोना दूसरा कोना, ब्रेड एक कोने में है तो एग्स दूसरे कोने में है, ये योगर्ट या जो आपकी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो एक कोने में है तो बेकरी दूसरे कोने में है। क्यों? ताकि आपका कस्टमर एक ज़्यादातर लोगों ने ये कमोडिटीज़ ही लेनी होती हैं, उन्होंने एग्स लेने हैं, उन्होंने ब्रेड लेनी है, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है, तो वो क्या करेंगे पहले एक कॉर्नर में जाएंगे, दूसरे कॉर्नर में जाएंगे ये चीज़ें लेने के लिए, तो मैक्सिमाइज उनका एक्सपोजर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होगा। यूज़ प्रोमिनेंट लोकेशन फॉर हाई इम्पल्स एंड हाई मार्जिन आइटम्स। हाई इम्पल्स या हाई मार्जिन आइटम्स वो होती हैं जिनके अंदर आपको उन प्रोडक्ट की सेल के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, या वो हाई इम्पल्स ये होती हैं कि जी ऑन स्पॉट अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग गई है तो आपने ख़रीद ली। तो ऐसी चीज़ें जो ऑन स्पॉट पसंद आ जाती हैं लोगों को या हाई इम्पल्स आइटम्स होती हैं तो उनको आप प्रोमिनेंट लोकेशंस पे रखें। ऐसी लोकेशंस पे रखें जहां आप अगर कोई भी कस्टमर आ रहा हो तो देयर इज मोर चांस कि जी उसको वो चीज़ नज़र आ जाए। डिस्ट्रीब्यूट पावर आइटम्स टू बोथ साइड ऑफ एन आयल एंड डिस्पर्स देम टू इंक्रीज व्यूइंग ऑफ द अदर आइटम्स। पावर आइटम्स क्या होती हैं? वो आइटम्स जो महंगी होती हैं, या अगर लेट्स से कि जी आप एक रिटेल स्टोर जा रहे हैं, आपने 1000-2000 की शॉपिंग करनी है ऑन एवरेज। अब पावर आइटम्स वो होती हैं कि जी उनकी प्राइस, उनकी कॉस्ट इतनी होती है कि जी वो आपकी उस ट्रिप को, रिटेल आउटलेट की ट्रिप को डोमिनेट कर जाएं कि जी वो 500-600 रुपए की एक चीज़, अगर आपकी 1000-2000 की शॉपिंग है तो वो एक पावर आइटम ही 700-800 या 1000 रुपए की होगी। तो ये क्या किया, आपकी परचेज को उसने डोमिनेट कर दिया। तो यू डिस्ट्रीब्यूट पावर आइटम्स टू बोथ साइड ऑफ एन आयल। आयल क्या होते हैं? जहां आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो वो डिफरेंट स्टोरेज के लिए चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए रखे जाते हैं, उनको आयल कहा जाता है। एंड डिस्पर्स देम टू इंक्रीज द व्यूइंग ऑफ अदर आइटम्स। अब ये जो पावर आइटम्स होती हैं इनको दोनों साइडों पे रखा जाता है और उनको इस तरह से डिस्पर्स किया जाता है कि बाकी चीज़ों की भी जो व्यूइंग है वो इंक्रीज हो
ऐसी चीज़ें जिनको आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं उनको एंड लोकेशन पे आयल के जी अभी ये आयल ख़त्म हुआ है तो उसके एंड पे रखें, ताकि वो एंड की जो चीज़ें होती हैं दे आर मच मोर प्रोमिनेंट, और उनको अगर आप ऐसी चीज़ें जिनको आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो उनको एंड लोकेशन पे रखेंगे तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका कस्टमर की एक्सपोजर उससे ज़्यादा होगा। आपके ज़्यादा आपने खुद भी जब आप दुकान में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें लाइन में पड़ी हैं, आपको इतना नहीं पता चलता, मगर आखिरी चीज़ जो पड़ी होती है वो आप ज़्यादा नोटिस करते हो। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं उनको एंड लोकेशंस पे रखें। और आखिरी जो पॉइंट है, कन्वे मिशन ऑफ द स्टोर थ्रू केयरफुल पोजीशनिंग ऑफ द लीड ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब आपके जो स्टोर है उसका जो मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस लेट से कि जी आपके स्टोर के अंदर डिफरेंट ग्रोसरी की चीज़ें हैं, मगर आपका स्टोर कोई स्पेशलिटी, कोई टोबैको आइटम्स या कोई इस तरह के आइटम्स जो ग्रोसरी से रिलेटेड नहीं है वो भी बेचता है। तो अगर आपके मिशन का, आपके स्टोर का मिशन है कि जी हमने नॉवेल्टी आइटम्स भी बेचनी है, तो फिर आप उस डिपार्टमेंट को एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे रखें ताकि जो आपके स्टोर का मिशन है वो अच्छे तरीके से कन्वे हो सके, या प्रॉपर तरीके से सारे कस्टमर को वो ऐसी लोकेशन पे हो कि आप एंटर हो और आपको वो आइटम्स नज़र आए, ताकि आपका जो स्टोर की जो बेसिक मिशन है वो अच्छी तरीके से कन्वे हो सके। अब ये एक स्टोर का लेआउट है, इसमें अगर आप देखें तो आपको बेकरी एक कोने पे नज़र आ रही है, फिश, चीज़, मीट आपको एक और कोने पे नज़र आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको एक और कोने पे नज़र आ रही हैं। तो पूरा अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको गुजरना पड़ेगा सारे इलाके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। आपके पास ये आइल्स लगे हुए हैं, इन आइल्स को आपने देखें, इसके अंदर पावर आइटम्स जो है वो आपने दोनों साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट आइटम्स होंगे उनको एंड लोकेशंस पे आप स्टोर करें ताकि उनका ज़्यादा चांसेस हों, जो कस्टमर है उन चीज़ों को व्यू करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं। अब एक और कॉन्सेप्ट है रिटेल स्टोर्स के आउटलेट के अंदर कि क्योंकि बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स आती हैं, तो एक ख़ास तरह का, जब जाहिर बात है नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट रिटेल स्टोर्स के अंदर शो करना है, तो इस केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं रिटेल स्लॉटिंग। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स दे पे फी टू रिटेलर्स टू गेट द रिटेलर्स टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स। अब अगर आपके रिटेलर्स के पास लिमिटेड स्पेस है और उस बहुत सारे उसको मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि तुम मेरी चीज़ भी शो करो, तो मेरी चीज़ भी शो करो, तो इस केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको रिटेल स्लॉटिंग कहते हैं, जिसके अंदर रिटेलर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को एक फ़ीस चार्ज करते हैं कि जी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीज़ को मैं अपने रिटेल स्टोर में शो करूं तो तुम मुझे इतने पैसे दो, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है कि जी अगर आपके पास लिमिटेड शेल्फ है, शेल्फ स्पेस है रिटेलर के पास, तो वो इस केस के अंदर रिटेल स्लॉटिंग या स्लॉट चार्ज कर सकता है। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर नई चीज़ों की इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो तो इस केस के अंदर भी रिटेल स्लॉटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आती है। सर्विस स्क्रैप्स, बेसिकली सर्विस स्क्रैप्स क्या होते हैं, वो जगह होती हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अंदर तीन तरह की डिस्टिंक्टिव आपको अरेंजमेंट नज़र आएंगी, एक एम्बिएंट कंडीशंस, एक स्पेशल लेआउट्स एंड एक आएगी साइन, सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब ये क्या तरीके, ये वो तरीके हैं जिससे आप कोई सर्विस बेच सकते हो, ठीक है। सर्विस बेचने का अब आप देखो, किसी भी कॉफ़ी शॉप में आप जाते हो या किसी भी कैफ़े में जाते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो उस रेस्टोरेंट की एक एम्बियंस होती है, एक लाइटिंग होती है, एक स्मेल होती है, उसकी एक साउंड होता है। ये सारे के सारे क्या एक्सपीरियंस है उस पूरे का पूरे सर्विस का जो रिटेल जो रेस्टोरेंट है। तो जहाँ भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन प्लेसेस को हम कहते हैं सर्विस स्क्रैप्स। जिस तरह स्काई स्क्रैपर्स होते हैं ना, इसी तरह सर्विस स्क्रैप्स। इसके तीन डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। या तो ये एम्बिएंट कंडीशंस पे होता है कि जी आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसका जो सारी एम्बियंस है वो कंट्रोल की जाती है कि जी एक ख़ास तरह की सर्विस है, उसके हिसाब से एक ख़ास तरह का एम्बियंस क्रिएट किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि जी
अब बड़े बड़े हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल आउटलेट्स हैं प्रोडक्ट्स की। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जी जो ये डिफरेंट स्काईस्केपर्स या डिफरेंट लार्ज रिटेल बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी के हिसाब से लेआउट को डिज़ाइन किया जाता है कि जी आपका कस्टमर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाएगा, पहले वो घूमेगा पहले फ्लोर पे, फिर वो अगले फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, सेकंड फ्लोर पे, फिर इस तरह टॉप फ्लोर्स पे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, कस्टमर का जो वो है ना सर्कुलेशन पाथ, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है कि जी ज़्यादा एक ख़ास तरह की प्रोडक्ट उन्हें पहले उस पे मिलेंगी फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर एक तरह की एक वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उसको दूसरे फ्लोर पे मिलेंगी, अनदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स उसको तीसरे फ्लोर पे मिलेंगी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पेशल लेआउट या फंक्शनल लेआउट कहा जाता है। और इसमें क्या कोशिश की जाती है कि एक तरह की चीज़ों को कि जी कस्टमर एंटर होगा, वो इस पाथ से गुजरेगा और डिफरेंट एक तरह की चीज़ों को एक जगह पे ग्रुप कर दिया जाता है। तीसरा टाइप ऑफ स्टोर्स जो होते हैं जहाँ जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जी उसके अंदर बेसिकली आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है, आपको साइट, साउंड्स और सिंबल्स के फॉर्म के अंदर आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। यानी कि इसकी हमें एग्जांपल मिलती है, अगर आप देखो डिफरेंट फर्नीचर शॉप्स में जब आप जाते हो तो आपने अगर बेडरूम का फर्नीचर लेना है तो आपको एक पूरा थोड़ा सा एरिया नज़र आता है, उसके अंदर वो पूरे का पूरा फर्नीचर एक अपनी अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ होता है कि जी ये पूरा बेडरूम इस तरह का नज़र आएगा। आपने ड्राइंग रूम का लेना है तो आपको उसकी एक अरेंजमेंट दिखाई जाएगी कि जी इस तरह का ये फर्नीचर ड्राइंग रूम में लगेगा। तो ये क्या हो रहा है कि आपने जो कस्टमर आया है उसके लिए आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि अगर तुम हमारे से चीज़ लोगे तो ये चीज़ ऐसे नज़र आएगी। तो इसके अंदर आपने जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उनको आपने सिंबॉलिकली शो करके दिखाया है कि जी इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स जो है अरेंज होंगी तो आएंगी। तो वो सर्विस, वो जो लेआउट्स हैं जहां आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उन लेआउट को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, वो तीन तरीकों से किया जा सकता है। एक एम्बिएंट कंडीशन है, दूसरा स्पेशल लेआउट बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, और तीसरा है साइंस, सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, जिसके अंदर आपके कस्टमर को एक पूरा एक्सपीरियंस दे दिया जाता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है या ये सर्विस है ये ऐसी लगेगी जब आप इसको यूज़ करोगे या जब आप इसको ख़रीद के घर लेके जाओगे। तो ये सर्विस स्क्रिप्ट्स के लेआउट्स हैं। पहले तो हमने रिटेल आउटलेट्स की देखी थी ना कि जहां आप डिफरेंट ग्रोसरी की या जो एवरीडे रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं, एवरीडे यूज़ की जो चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदते हैं रिटेल स्टोर से। सीएसडी हो गई, मेट्रो हो गई, ये सारी क्या रिटेल आउटलेट्स हैं। या छोटी दुकानें जहां हम जाते हैं वहां हमें खाने पीने की या यूज़ की थोड़ी बहुत यूज़ की चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो तो रिटेल आउटलेट की स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस कर ली ना। अब एक ऐसी जगह जहां हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स हो गए, बार्बर शॉप्स हो गई, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, तो उनके लिए हम किस किस तरीके का लेआउट करते हैं, वो तीन तरीके या चार, ये तीन तरीकों से हम उसको लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक है कि जी आप अपने एम्बिएंट कंडीशन को कंट्रोल करें कि जी आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एम्बियंस क्रिएट करें उसकी उस खास सर्विस के हिसाब से। अगर आप किसी बड़े ऐसे रिटेल आउटलेट, एक रिटेल बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बिक रही हैं, तो उसके अंदर जो आपका कस्टमर है उसका सर्कुलेशन पाथ देखा जाएगा कि वो यहाँ से एंटर होगा और फिर ऐसे मूव करेगा। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा उस तरीके से डिफरेंट फंक्शनैलिटी की चीज़ें शो की जाती हैं डिफरेंट एरियाज पे ऑफ दी बिल्डिंग। और तीसरा तरीका यह है कि जी आप लेआउट, अपने जो लेआउट है उसको इस तरह से डिज़ाइन करें या इस तरह से प्रेजेंट करें कि जी आपके जो कस्टमर है उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए कि जी अगर मैं इसको ख़रीदता हूँ तो ये ऐसी लगेगी। इन एरियाज़ को हम सर्विस स्केप्स कहते हैं। जिस तरह स्काई स्केपर्स होते हैं इन्हें सर्विस स्केप्स कहते हैं।
अब हमने रिटेल आउटलेट्स के देख लिए, लेआउट डिज़ाइन स्ट्रेटजीज देख ली। अब वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज लेआउट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑप्टिमाइज ट्रेड ऑफ बिटवीन हैंडलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेयर हाउस स्पेस। ठीक है, इस वेयर हाउस का क्या मकसद होता है, गोदाम का क्या मकसद होता है। गोदाम का बेसिक मकसद ये होता है कि आपने चीज़ को स्टोर करना है और चीज़ को निकालना या डालना, ये मटेरियल हैंडलिंग होती है। तो इसका क्या है कि जी आपकी मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट ऑफ जो आप मटेरियल को डाल रहे हो और उससे निकाल रहे हो, वो हैंडलिंग कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, और जो आप स्पेस है उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंट तरीके से यूज करो, या यूज ऑफ द स्पेस जो है उसको मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमाइज द टोटल क्यूब ऑफ द वेयर हाउस, यूटिलाइजेशन इन इट, यूटिलाइज इट्स फुल वॉल्यूम वाइल मेंटेनिंग लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल हैंडलिंग के अंदर ना सिर्फ चीज़ को उठाना, उसको रखना या उस वेयर हाउस के अंदर ले जाना, ये तो क्या है, ये तो इसको फिजिकल मूवमेंट है, ये भी कॉस्ट होती है, मगर आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी होती हैं कि जी मटेरियल किसका, माल किस जगह पे रखा हुआ है। अगर आप थर्ड पार्टी वेयर हाउस हो कि जी आपका अपना सिर्फ वेयर हाउस है और आप डिफरेंट बिजनेसेस से चीज़ें लेके उनको स्टोर कर रहे हो, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ जाती हैं कि जी अगर कोई किसी बिजनेस ने आपको अपनी प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए दिया, तो इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फाइंडिंग एंड मूविंग द मटेरियल के जी उस चीज़ को मूव करना है, उसको लोकेट करना है, आउट गोइंग लॉजिस्टिक्स के जी अब वो आ गए हैं कि हमें चीज़ चाहिए वापस, तो फिर आपने आउट गोइंग लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना है, और आपने इक्विपमेंट, पीपल, मटेरियल, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, डैमेज, स्पॉइलेज, इन सारों को मिनिमाइज करना है। तो वेयर हाउस के अंदर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी जिस कंपनी का है उसका अपना वेयर हाउस होगा। बाज़ दफ़ा आप वेयर हाउस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हो कि जी सिर्फ आपके पास एक वेयर हाउस होता है और डिफरेंट बिजनेसेस को आप स्टोरेज की फैसिलिटी देते हो। तो अब आपका किसी बिजनेस ने कोई कहा कि जी हमारा ये दो टन माल है, इसको आपने सेव कर अपने गोदाम में रख लें, तो वो आएगा तो उस माल को उसके सारे ट्रांजैक्शन, उसको रिसीव करना, उसको प्रॉपर जगह पर पहुंचाना, उसको प्रॉपर जगह एलोकेट करना, ये सारे के सारे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। आउटगोइंग लॉजिस्टिक्स में यही होता है कि जब आपने उस माल को कहीं और भेजना है, या आप उस बिजनेस ने आपसे कहा है कि अब हमें हमारा जो हमने माल स्टोर किया था वो वापस कर दें, तो उस केस के भी अंदर आपने मटेरियल को जाके फाइंड करना है, उसको रिट्रीव करना है, और फिर आपने उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स या आउटबाउंड ट्रांसपोर्ट उसकी करनी है। और आपने जब भी वेयर हाउस मैनेज करना है तो उसके अंदर लोगों को मैनेज करना है, जो वेयर हाउस की स्टोरेज स्पेस है उसको मैक्सिमाइज, उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है, डैमेज और स्पॉइलेज को मिनिमाइज करना है कि चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें डैमेज ना हो ड्यूरिंग दी वेयर हाउसिंग प्रोसेस। आपने इंश्योरेंस को मैनेज करना है, आपने कोई लोगों को या इक्विपमेंट को सुपरवाइज करना है, तो ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी वेयर हाउस के अंदर आ जाती हैं। तो अब वेयर हाउसेस का क्या करें, हम किस तरीके से वेयर हाउसेस को मैनेज करें, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे वेयर हाउसेस इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल के सिस्टम्स हैं, जो सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है और उस सिस्टम को पता होता है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ स्टोर की थी। ठीक है, अब ये बात हो गई कि जी कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर की थी। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप वेयर हाउस, एक ख़ास तरह का वेयर हाउस आपने रखा हुआ है, या आपने एक वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें जितनी डिफरेंट चीज़ें आप स्टोर करोगे उतनी उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम होती है। लेट्स से कि जी आपने इतने साइज़ की भी स्टोर किया और इतने साइज़ की भी चीज़ स्टोर कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, अगर आप एक ही तरह की चीजें स्टोर करते हो तो आप इजीली उस स्टोरेज स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो कि एक ही तरह की चीजें हैं, उनको आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। मगर अब एक चीज उसका साइज इतना है, दूसरी चीज उसका साइज इतना है, तो उसके अंदर जो स्टोरेज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन कम हो जाती है।
अब इस केस के अंदर हमें ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल के सिस्टम्स चाहिए होते हैं। ये सिस्टम्स, इन सिस्टम्स को पता होता है कि हमने किस साइज की चीज़ किस जगह पे रखी है। अब उसी साइज की चीज़ एक और ऑर्डर आ गया कि जी आपने इस साइज की चीज़ को स्टोर करना है, तो उस सिस्टम को पता होता है इस साइज की चीज़ मैंने वहाँ स्टोर की थी तो अब मैं उधर ही स्टोर करूँगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि जी ये चीज़ किसकी है, कहाँ से आई है, इसका साइज़ क्या है और इसको कहाँ से रिट्रीव करना है, ये सारे ऑटोमेटेड सिस्टम मिलते हैं। अगर आप इस चीज़ को हाथ से करना या ह्यूमन रिसोर्सेज से करने की कोशिश करोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर लार्ज स्टोरेजेस हैं, लार्ज वेयर हाउसेज हैं, उसके अंदर आपने एक तरह की चीज़ स्टोर करनी है तो दैट इज़ ओके, मगर अगर आपने डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टोर करनी है तो देन वेयर हाउस डेंसिटी टेंड्स टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो उसके अंदर फिर हमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो अमेज़ॉन, डिफरेंट इंटरनेट साइट्स होती हैं जो जिनके पास प्रोडक्ट्स होती हैं और वो आपको ऑनलाइन बेचते हैं और फिर वो प्रोडक्ट आपको मिलती है, ये अमेज़ॉन जैसी साइट्स जो हैं ये भी लार्ज ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज़ करती हैं जिसके अंदर ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल होती है ताकि जो वेयर हाउस की जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज़ कर दें। एक तरह के साइज़ की चीज़ें एक जगह पे स्टोर हुई हुई होती हैं। अब एक तरह के साइज़ की चीज़ों में ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही कस्टमर से आए, मल्टीपल कस्टमर से भी आ सकती हैं। तो फिर ये सिस्टम पूरे का पूरा ट्रैक रखता है कि जी कौन सी चीज़ किस कस्टमर की है और किस कस्टमर तक जानी है। एक और कॉन्सेप्ट जो वेयर हाउसिंग के अंदर यूज़ होता है उसको कहते हैं क्रॉस स्टॉकिंग। क्रॉस स्टॉकिंग जो होता है वो बेसिकली उन कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाता है जिन कंडीशंस के अंदर कि जी आपने स्टोरेज तो नहीं करनी। एक तो होता है ना वेयर हाउस जिसके अंदर आप चीज़ को स्टोर करते हो, जो ये क्रॉस स्टॉकिंग वेयर हाउसेज होते हैं इसके अंदर आप ऑर्डर को ट्रांसफ़र करते हो। अब बाद से बड़े सिटीज़ जो होते हैं, इंटरनेशनल सिटीज़ जो हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के या अमेरिकन कंट्री, इसी तरह चाइना के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी बड़े ट्रकों को सिटी के अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब आपके पास फैक्ट्री से माल आ रहा है बड़े शिपमेंट्स के अंदर, बड़े शिपमेंट्स को अब हम छोटी शिपमेंट्स में किस तरह से कन्वर्ट करें, यानी कि बड़े ट्रक से छोटे ट्रक में उसको किस तरह से कन्वर्ट करें, क्योंकि बड़े ट्रकों को तो शहर के अंदर जाने नहीं देते। अब हमने शहर तक चीज़ को तो कस्टमर तक चीज़ को तो पहुंचाना है। तो उस केस के अंदर हम क्रॉस स्टॉकिंग वेयर हाउसेज यूज़ करते हैं। क्रॉस स्टॉकिंग वेयर हाउसेज के अंदर अपनी कोई ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती, थोड़ी बहुत स्टोरेज होती है, आधे दिन की एक दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। मगर ये क्या करते हैं, इनका बेसिक काम होता है कि जी आपका बड़ा ट्रक आता है एक कोने से, उसकी जो शिपमेंट होती है उसको डिवाइड करके छोटे ट्रकों में डाल दिया जाता है और वो छोटे ट्रक फिर सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में जाके प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। अब जाहिर बात है इसके अंदर मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि जी जो चीज़ें आ रही हैं, जो माल आ रहा है बड़े ट्रक के अंदर, वो कहाँ किन किन कस्टमर्स तक जाना है, वो किन किन कस्टमर्स तक जाएगा तो किन किन ट्रकों पे उन्हें लोड करना है। तो ये जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना मटेरियल हैंडलिंग की, ये फिर हम ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज से यूज़ करते हैं जिसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID या बार कोड्स और इसी तरह एडवांस्ड मटेरियल हैंडलिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कि जी आपका एक ट्रक बड़ा आया, उसका जो सारे का सारा लोड है उसको डिवाइड किया और डिफरेंट कस्टमर्स तक उस लोड को पहुंचाया। आपको पता होना चाहिए कि जी किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ मांगी थी और उसकी लोकेशन क्या है। तो छोटे ट्रक्स के अंदर फिर लोडिंग जब होती है तो इस तरीके से होती है कि जो कस्टमर का ऑर्डर था उस ट्रक के अंदर वो लोडिंग करके फिर भेजा जाता है। एक और चीज़ जिसको वेयर हाउसिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट या एक और बिजनेस मॉडल जो वेयर हाउसिंग के अंदर यूज़ होता है वो रैंडम स्टॉकिंग का होता है। टिपिकली रिक्वायर्स ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। रैंडम असाइनमेंट ऑफ स्टॉकिंग लोकेशंस अलाउज मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस। अब जाहिर बात है कि जी आप अगर थर्ड पार्टी हो और आप डिफरेंट बिजनेसेस से वेयर हाउसिंग, डिफरेंट बिजनेसेस को वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आपका एक वेयर हाउस है और आप 3-4 बिजनेसेस को कहते हो कि जी मैं आपको वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आप अपना माल मुझे दें, मैं इसको स्टोर करूंगा, जब आपको चाहिए होगा मैं आपको वापस पहुंचा दूंगा या आपके कस्टमर को पहुंचा दूंगा। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट
कस्टमर्स से चीज़ें ले रहे हो और उनको स्टोर कर रहे हो। तो इसके अंदर वही बात है कि डिफरेंट साइजेस की चीज़ें होंगी, आपकी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, स्टोरेज यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? हमारे पास ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं। कंप्यूटर को पता होता है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है, ये किस कस्टमर की है, किस बिजनेस से आई है, किस कस्टमर तक पहुँचानी है। तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर मेंटेन करता है और फिर ऑर्डर पिकिंग या और मटेरियल हैंडलिंग इजी हो जाती है। इसके अंदर इस तरह की जो रैंडम स्टॉकिंग होती है उसके अंदर की टास्क कौन सी होती हैं? यू हैव टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ओपन लोकेशन के जी मेरे वेयर हाउस में इस वक्त कौन कौन सी जगह खाली है। यू हैव टू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड के जी किस जगह पे कौन से कस्टमर की चीज़ पड़ी हुई है। यू हैव टू सीक्वेंस आइटम्स टू मिनिमाइज ट्रैवल पिकअप टाइम कि आपने अब ऑर्डर आया है उसको आपने इस तरह से सीक्वेंस करना है कि जी ट्रैवल टाइम कम से कम हो कि जी मशीन उठा के उसको लेके जा रही है तो कम से कम टाइम में उसको पहुंचा दे। यू हैव टू कंबाइन पिकिंग ऑर्डर्स, अब आपके कस्टमर से आया है कि जी हमें ये चीज़ें वापस चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जी वो उस कस्टमर की है, उसको पिक किस तरह से करना, उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और आपको असाइन करना पड़ता है एक क्लास ऑफ आइटम्स टू पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक साइज की जो आइटम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप वेयर हाउस की यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हो। वेयर हाउस की यूटिलाइजेशन ऐसे तो नहीं बढ़ती ना कि आप रैंडमली एक बिजनेस आया, एक कस्टमर आया, उसने कहा ये चीज़ें स्टोर कर लो, उसकी स्टोर कर ली, दूसरा आया उसकी स्टोर कर ली, तो क्या आपकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो रही है? तो आपको हमेशा अपनी यूटिलाइजेशन के लिए डिफरेंट चीज़ों को इस तरह से स्टोर करना होता है कि जी जो आपकी स्पेस है वो इफेक्टिवली यूज हो जाए। तो उस केस के अंदर आपको ये की टास्क करनी पड़ती हैं। तो ये की टास्क आपको ऑटोमेटेड सिस्टम से भी की जा सकती हैं या इनकी आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वेयर हाउस के अंदर वो कस्टमाइजेशन का आता है। कस्टमाइजेशन ये होता है कि जी आपकी कोई पार्टनर्स हैं कि जी कंप्यूटर्स की आप एग्जांपल लें, कंप्यूटर्स के मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनीज, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर कोई और कंपनी कर रही होती है। लेट्स से कि जी डेल कंपनी है वो कंप्यूटर्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। हार्ड ड्राइव सैमसंग कर रही होगी, उसकी जो रैम है वो कोई जापानीज कंपनी कर रही होगी, सोनी कर रही होगी, उसकी जो डिस्प्ले है वो कोई और कंपनी लिनोवो कर रही होगी। अब ये सारे पार्ट्स आ गए हैं स्टोरेज के अंदर। अब वेयर हाउसेस जो होते हैं वो एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कस्टमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जी जैसे ही आपके कस्टमर का ऑर्डर आएगा हम वेयर हाउस से पार्ट्स को उठा के उसको असेंबल कर देंगे, उसको पैकेज कर देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे। ये सारी की सारी सर्विसेज कस्टमाइजेशन में आ जाती हैं। इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो वेयर हाउसेस कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं? वो असेंबली की करते हैं। वो सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर्स आपके पास ब्लैंक आए हैं, वेयर हाउस के अंदर ही उनके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। वो रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी जब कोई चीज़ ख़राब हो गई है वो वापस आए तो उसकी रिपेयरिंग वेयर हाउस में ही हो, ना कि जी वापस के मैन्युफैक्चरर तक जाए। और वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस तो हैं आपके पास जो स्टोर करते हैं। अब वेयर हाउस के अंदर भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। आप कस्टमाइजेशन की सर्विसेज उनको दे सकते हो, स्टोरेज की सर्विसेज दे सकते हो, स्टोरेज थर्ड पार्टी स्टोरेज की सर्विस दे सकते हो। तो इन केसेस के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके पास ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम्स होने चाहिए, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए, ऑटोमेटेड असाइनमेंट एंड रिट्रीवल सिस्टम्स होने चाहिए, जिससे ये आप अपने वेयर हाउस की यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। अब ये देखें एक ट्रेडिशनल वेयर हाउस का लेआउट है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास एक सिंपल सा इधर ऑफिस है जहां सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो रही हैं, मटेरियल हैंडलिंग टास्क भी हो सकते, मटेरियल हैंडलिंग की
टास्क हैं, मटेरियल हैंडलिंग तो ये हो रही है ना कि जी आपने चीज़ को रखना और उठाना, मगर सारे एग्जेक्टिव डिसीजंस के जी किस चीज़ को कहाँ रखना है, किस जगह पे किस शेल्फ में रखना है, वो भी तो सारे के सारे एग्जेक्टिव डिसीजंस हो रहे हैं ना। तो ये ऑफिस के अंदर ये एग्जेक्टिव डिसीजंस हैं। कुछ कस्टमाइजेशन के लिए जगह छोड़ी हुई है कि जी आपने लेबलिंग करनी है, असेंबली करनी है, रिपेयर करना है, इंस्टॉलेशंस करनी है, तो वो एक अलग से जगह छोड़ी हुई है। आपके पास माल आता है, वो जाके स्टोर किया जाता है डिफरेंट स्टोरेज पोजीशंस पे, और फिर जब वो माल को वापस निकालना होता है तो उसको वापस निकालने के लिए डिफरेंट जगहों से ट्रैवल करके लाया जाता है। अब ये अगर छोटा सा वेयर हाउस है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वेयर हाउस बहुत बड़ा हो जाए तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जी जो ट्रैवल टाइम है या ट्रैवल डिस्टेंस है दैट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। अब आपके कस्टमर आया, उसने कहा है कि मुझे मेरी जो मेरा ऑर्डर है ये आपने रिट्रीव करना है, आपके पास पड़ा हुआ है, आपने रिट्रीव करना है। अब आपके स्टोरेज वो इस जगह पे हुआ हुआ है कस्टमर का ऑर्डर, तो आप क्या करोगे कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन सा पाथ लूं जो शॉर्टेस्ट पाथ हो इस जगह से उसको रिट्रीव करने का। तो आप ये भी एक डिसीजन है कि जी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल टू रिट्रीव एन ऑब्जेक्ट इन दी स्टोरेज। तो जब स्टोरेज बड़ी हो जाती है तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रॉस डॉकिंग का लेआउट किस तरह का होता है? क्रॉस डॉकिंग का लेआउट इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा होता है। एक तरफ से शिपमेंट आ रही होती है, उसके अंदर एक तरफ से शिपमेंट आ रही होती है, बड़े ट्रक्स आपके पास आते हैं, वो इधर आके अनलोड होते हैं और वो छोटे ट्रक्स में जाके फिर से उनको लोड किया जाता है और छोटे ट्रक्स को लोड करके फिर वो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो आपके एक ऑफिस से, एक कोने से कंट्रोल या मेंटेन किए, मैनेज किए जा सकते हैं। अब फिक्स पोजीशन लेआउट्स, इसके अंदर क्या होता है? योर प्रोडक्ट इज इन वन प्लेस, योर वर्कर्स एंड इक्विपमेंट कम टू द साइट। कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स इसके क्या हैं कि जी आपके पास स्पेस लिमिटेड होती है, डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप घर या बिल्डिंग बना रहे हो तो पहली स्टेज के अंदर आपने उसका ढांचा, बिल्डिंग के जो डिफरेंट स्कैफोल्डिंग होती है वो करनी होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलहदा होती है। फिर आपने उसके ऊपर डिफरेंट कंक्रीट या डिफरेंट सीमेंटिंग करनी है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट की स्टेज डिफरेंट आ रही है। तो आपके डिफरेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपके पास लिमिटेड स्पेस है और आपको वॉल्यूम मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डायनामिक है। तो फिक्स पोजीशन लेआउट्स के अंदर इन चीज़ों को आपका ख्याल रखना पड़ता है। दीज आर दी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स। इसके क्या तरीके हैं जो किया जा सकता है? अब फिक्स पोजीशन लेआउट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? बड़ी चीज़ें, बिल्डिंग बनती हैं, शिप्स बनती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो फिक्स पोजीशन लेआउट। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि जी आप अगर ऐसी चीज़ है कि आप उसको मॉड्यूल्स में बनाओ। अब घरों की आप एग्जांपल लें, यूरोपियन जो एम्स्टरडैम या नीदरलैंड जो है उधर बहुत सारे घर ऑफ दी साइड बनते हैं और फिर वो साइड पे जाके इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि डिफरेंट कमरे होते हैं, उनका ढांचा बना लिया जाता है और उसको उठा के जाके जगह पे लगा दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी ये है कि जी आप डिफरेंट पार्ट्स, जो ब्रिजेस भी बनते हैं वो भी इसी स्ट्रैटेजी से बनते हैं कि जी ब्रिजेस तो उनके पिलर्स तो ऑन साइड बनाए जाते हैं, मगर जो उनके ऊपर रोड होती है वो बाद में आके क्रेन से रख दी जाती है। तो ये क्या है, इससे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कहीं और कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और कर रहे हो, आके उसको असेंबल कर रहे हो जगह पे। इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। बाकी प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स जो हमें नजर आते हैं वो हमें बेसिकली यू हैव फिक्स पोजीशन लेआउट्स के अंदर जो हमने देखी है कि जी एक स्ट्रेटेजी है कि आप ऑफ द साइट बना लो। फिक्स पोजीशन लेआउट्स किन चीज़ों के लिए होती है? शिप्स के लिए हो गई, बिल्डिंग्स के लिए हो गई, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होता है दैट इज़ अ फिक्स पोजीशन और उसके ऊपर डिफरेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आके ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी जो हमारे पास है कि जी आप चीज़ को ऑफ दी साइट बनाओ और उसको आके ऑन साइट असेंबल कर दो। अब हॉस्पिटल के केस के अंदर तो ये नहीं, जाहिर बात है आपको पेशेंट के पास आके करना पड़ता है, मगर उसके अंदर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है कि जी आपको स्केजुलिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, स्केजुल करना, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर बिल्डिंग हो गई, शिप्स हो गई, उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि जी आप डिफरेंट पार्ट्स को ऑफ दी साइट बनाओ और ऑन साइट आके उसको
असेंबल कर दो। अब हम देखते हैं कि जी प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स जो हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स या प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटजीज कौन सी होती थी, जिसके अंदर आपके पास जो वॉल्यूम होता था वो इतना ज़्यादा नहीं होता था, मगर आपके पास वैरायटी होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब वैरायटी ज़्यादा है मगर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या थे, प्रोसेस ओरिएंटेड या प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटजी। अब प्रोसेस फोकस्ड जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए लेआउट्स के क्या करना पड़ता है, आप उसके अंदर मशीन्स एंड इक्विपमेंट को एक जगह पे ग्रुप करते हो, कि जी ये एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, इनको एक जगह पे ग्रुप कर लिया, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं उनको दूसरी जगह पे ग्रुप कर लिया। फ्लेक्सिबल एंड केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब जाहिर बात है प्रोसेस ओरिएंटेड है तो उसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगी। इसके अंदर एक मसला क्या था कि जी स्केजुलिंग कैन बी डिफिकल्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड लेबर कॉस्ट आर हाई। क्यों? क्योंकि आपने मशीनों को उनके करेक्टरिस्टिक्स पे एक जगह पे ग्रुप किया हुआ है या एक जगह पे अलहदा करके एक टाइप ऑफ मशीन, दूसरी टाइप्स ऑफ मशीन, तीसरी टाइप्स ऑफ मशीन। इसके अंदर आपने क्या किया है कि जी प्रोसेस पे कि जी ये वाला प्रोसेस इन मशीनों पे हो सकता है, ये वाला प्रोसेस इन मशीनों पे हो सकता है। अब जाहिर बात है आपने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनानी है तो उन पे डिफरेंट प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होंगी, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होंगी तो आपको प्रोडक्ट या ह्यूमन रिसोर्सेज को डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ेगा। अब ये आपके पास एक डिफरेंट सिंपल सी एग्जांपल है कि जी आपका एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल्स प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं ना, या प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स उनके होने चाहिए। अब एक पेशेंट है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अब इसके अंदर आपको वैरायटी बहुत मिल रही है कि जी आपके पेशेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं मगर इतने ज़्यादा वॉल्यूम के पेशेंट्स नहीं आ रहे। उसका किसी का पाँव टूटा हुआ है तो उसको इस पाथ से गुजरना पड़ेगा, किसी के हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उसको इन पाथ से गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि जी आपके डिपार्टमेंट्स के दरमियान में मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जी हमारा जो लेआउट हो वो एफिशिएंट हो या इफेक्टिव हो या उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो वो इतनी ज़्यादा ना हो। इसके अंदर हम यही कर सकते हैं ना कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि जो मूवमेंट है वो कम से कम हो जाए, या जो मूवमेंट या उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। वो किस तरह हम कर सकते हैं? वो हम एक प्रोसीजर है उसको कहते हैं कि जी मिनिमाइजेशन। एक जो क्राइटेरिया जो हम देख सकते हैं कि जी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हम कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। लेट्स डिस्कस हम कौन कौन सी चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर। नंबर ऑफ लोड्स और पीपल मूविंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और हम दूसरी चीज़ जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं डिस्टेंस, लोड और पीपल मूव बिटवीन दी सेंटर्स। अब इसके अंदर हम किस तरीके से इस लेआउट के अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं कि जी इस पेशेंट को कम से कम डिस्टेंस मूव करना पड़े, इस पेशेंट को कम से कम डिस्टेंस मूव करना पड़े। तो क्या तरीका है जिससे हम ये जो डिस्टेंस मूव है इसको हम कम से कम कर सकते हैं। लेट्स सी दैट अप्रोच। हमारे पास हम कहते हैं कि जी कोई भी लेआउट है उसका कोई कॉस्ट फंक्शन है, वो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव 6 डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री टू मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ईच डिपार्टमेंट इज 20 by 20 फुट एंड द बिल्डिंग इज 60 feet लॉन्ग एंड 40 feet वाइड। अब हम क्या करना है कि जी हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट हैं। उन 6 डिपार्टमेंट्स की फैक्ट्री की हमें पता है कि जी 60 feet लॉन्ग है और 40 feet वाइड है। अब हमने उसके अंदर डिपार्टमेंट्स को उनका लेआउट मैनेज करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यू कंस्ट्रक्ट अ फ्रॉम टू मैट्रिक्स। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिटरमिन द स्पेस रिक्वायरमेंट्स, डेवलप एन इनिशियल स्कीमेटिक डायग्राम, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट, ट्राई टू इम्प्रूव द लेआउट, प्रिपेयर अ डिटेल प्लान। अब यहाँ से सबसे पहला काम है कि आपने
फ्रॉम एंड टू मैट्रिक्स बनाना है, आपने स्पेस रिक्वायरमेंट्स निकालनी है और आपने एक इनिशियल स्कीमेटिक या इनिशियल डायग्राम बनानी है। यू हैव टू डेवलप डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट। कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जी हम एक रिलेशनशिप शो कर देते हैं कि जी जितनी चीज़ें उधर से मूव कर रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और उस चीज़ को मूव करने की कॉस्ट कितनी है, कि अगर मैं एक चीज़ बना के इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजता हूं तो कोई मशीन यूज़ कर रहा हूं ना कि मैं उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजूंगा, या किसी बंदे को कहूंगा कि तुम इसको उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाओ, तो वो सारी कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कितनी पड़ रही है मुझे, अगर आपको वो पता हो तो आप एक लेआउट की कॉस्ट निकाल सकते हो। अब ये हमारे पास एग्जांपल है कि जी हमने एक फैक्ट्री है, उसके 6 डिपार्टमेंट है, उस फैक्ट्री का साइज इतना है, उसकी विड्थ इतनी है। अब हमें उन डिपार्टमेंट्स के लेआउट आपने बताना है कि किस तरीके से वो इफेक्टिव लेआउट्स बनाए। सबसे पहले हमने टू एंड फ्रॉम मैट्रिक्स बनानी है कि जी असेंबली डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, मशीन शॉप डिपार्टमेंट, रिसीविंग, शिपिंग, टेस्टिंग, ये 6 डिपार्टमेंट हैं जिनको हमने फैक्ट्री के अंदर लेआउट के अंदर इनको सेट करना है या इनको फिट करना है। ठीक है, अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने देखनी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है, कि जी असेंबली एंड पेंटिंग शॉप के दरमियान में इतना नंबर ऑफ यानी कि दिन में 50 दफ़ा वो इंटरेक्ट करते हैं, या दिन में 50 दफ़ा एक चीज़ उठा के असेंबली शॉप से पेंटिंग शॉप में भेजी जाती है। इसी तरह असेंबली शॉप से मशीन शॉप में कितनी दफ़ा भेजी जाती है कि जी 100 चीज़ें भेजी जाती हैं। इसी तरीके से असेंबली से रिसीविंग में कुछ नहीं भेजा जाता, शिपिंग में कुछ नहीं भेजा जाता, टेस्टिंग में 20 चीज़ें भेजी जाती हैं। पेंटिंग से मशीन शॉप में कितनी भेजी जाती हैं, इतनी भेजी जाती हैं, बाकी रिसीविंग में इतनी भेजी जाती हैं। अब ये वाला हिस्सा हमने बिल्कुल नहीं मैट्रिक्स का फिल किया, क्यों? क्योंकि ये वाले सारे के सारे इनवर्स वैल्यू ही बताएंगे। असेंबली से मशीन तो मशीन से असेंबली, ये क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यूज क्या है, ये देखें, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, दे आर दी सिमिलर वैल्यूज। इसी तरीके से पेंटिंग से मशीन, सो मशीन से पेंटिंग, मशीन शॉप से पेंटिंग, तो ये दोनों क्या है, ये इक्वल वैल्यूज है ना। ये तो यहाँ तो असेंबली से तो असेंबली कुछ नहीं भेज रहे, पेंटिंग से पेंटिंग तो कुछ नहीं भेजेंगे, मशीन से मशीन शॉप में तो कुछ नहीं भेज रहे, रिसीविंग से रिसीविंग में तो कुछ नहीं भेजेंगे, शिपिंग से शिपिंग में तो कुछ नहीं भेज रहे, टेस्टिंग से टेस्टिंग में तो कुछ नहीं भेज रहे ना। तो अब हमें ज़रूरत यही है टू एंड फ्रॉम का कि जी हमें पता चल जाए कि किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट तक हम चीज़ भेज रहे हैं या कितनी दफ़ा कोई चीज़ भेज रहे हैं। उसके बाद हमने एक इनिशियल लेआउट बना दिया कि जी लेट से कि जी पहला वाला डिपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 डिपार्टमेंट्स हैं, हमने उसके अंदर उनको फिट करना है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा गया था, यू हैव टू प्रोड्यूस अ लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री विच हैज 6 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, 6 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को 20 बाय 20 फुट का करना है। टोटल फैक्ट्री की जो स्पेस है वो 60 बाय 40 फुट है। अब इसके जो प्रोसेस है वो ये है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रॉम टू टू मैट्रिक्स। फ्रॉम एंड टू मैट्रिक्स हमने बना लिया कि जी किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट तक कितनी दफ़ा चीज़ भेजी जाती है या उनके दरमियान में इंटरेक्शन कितना है। फिर डिटरमिन द स्पेस रिक्वायरमेंट, डेवलप एन इनिशियल स्कीमेटिक। अब हमने कहा कि जी देखो 60 बाय 40 का है तो 20 बाय 20 का हमने बना लिया। ठीक है, एक इनिशियल स्कीमेटिक बना ली कि जी असेंबली डिपार्टमेंट इधर होगा, पेंटिंग इधर, मशीन शॉप, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, शिपिंग, रिसीविंग, हर जगह पे उनकी हमने एक लेआउट, इनिशियल लेआउट बना लिया। अब हमने कहना है कि जी यू हैव टू डिटरमिन अ कॉस्ट, डिटरमिन कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट हम किस तरह से निकालेंगे, वो हम इस रिलेशनशिप से निकालेंगे कि जी कॉस्ट ऑफ मूविंग 1 यूनिट फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट टू द सेकंड डिपार्टमेंट कितनी है और उन दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कितनी चीजें भेजी जाती हैं, कितना इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अब हमने ये लेआउट बना दिया। अब इस लेआउट को हम कहते हैं कि जी दिस रिप्रेजेंट असेंबली, दिस रिप्रेजेंट पेंटिंग, मशीन शॉप्स दिस। अब हमें पता है असेंबली और मशीन शॉप के दरमियान में कितना इंटरेक्शन है, असेंबली
एंड मशीन शॉप के दरमियान में 100 का इंटरेक्शन है, तो असेंबली से मशीन शॉप में 100 चीज़ें भेजी जाती हैं। फिर इसी तरह असेंबली से पेंटिंग में कितनी चीज़ें भेजी जाती हैं, 50 चीज़ें। इसी तरह पेंटिंग से मशीन शॉप में, ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर कि जी अगर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ साथ हैं तो उनकी कॉस्ट 1 होगी, $1, और अगर वो डिपार्टमेंट इस एक दूसरे के साथ साथ नहीं है, यानी कि उनको एक डिपार्टमेंट उनके दरमियान में आ रहा है, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, $2 होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ भेजता हूँ तो उसकी कॉस्ट 1 होगी, मगर इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, $2 होगी। अब इधर भी हमारे पास कॉस्ट $1 है, इधर भी कॉस्ट हमारे पास $1 है, इधर भी $1, ये जो है हमारे पास $2 है, ये वाली जो वैल्यू है ये जो है हमारे पास $1 है, ये हमारे पास $2 है। बाकी सारी ऑल्टरनेटिव डिपार्टमेंट्स पे हमारे पास डबल प्राइस है, और अगर एक दूसरे के साथ हैं तो उनकी हाफ प्राइस है। तो अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें कि जी 1 से 2 में हमने कितनी भेजी, $50 की ट्रांसपोर्टेशन की, 1 से 3 में कितनी भेजी, 100 चीज़ें हम भेज रहे थे 1 से 3 के अंदर, तो हर चीज़ को भेजने में $2 लगे, तो $200। अब ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि आपने कॉस्ट किस तरीके से निकालनी है कि जितनी चीज़ें भेजी हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में भेजी हैं उनकी कॉस्ट कितनी लगी, कि जी अगर आपने 100 चीज़ें भेजी हैं और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, $1, तो आपको $100 लगा। तो आपने सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जितना उसका ट्रांसपोर्ट हो रही है ना चीज़, उसको आपने क्वांटिफाई करना है। इसी तरह 1 से 6 के दरमियान में 40 चीज़ें जा रही हैं, 2 से 3 के दरमियान में 30 चीज़ें, 2 से 4 के दरमियान में, ये हमने क्वांटिफाई कर दिया कि जी इस लेआउट पे, इस लेआउट जिसके अंदर 6 डिपार्टमेंट इस तरीके से सेट हुए हुए हैं कि जी आपका 1 2 3 4 5 6 है, इस लेआउट पे आपको जो कॉस्ट पड़ेगी ना इस लेआउट की, वो $570 है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जी हम किसी तरीके से इस लेआउट को बेहतर कर दें। पहले तो हमारे पास ये लेआउट था ना, अब देखें मशीन शॉप और असेंबली के दरमियान में इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, इस इंटरेक्शन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इस इंटरेक्शन को हम ये कर सकते हैं कि जी मशीन शॉप को हम इधर ले आएँ और पेंटिंग को हम इधर ले आएँ। तो क्या किया हमने, पेंटिंग हमने इधर ले आए और असेंबली हमने दरमियान में ले आए। हम बेसिकली हमने असेंबली शॉप को इधर दरमियान में ले आया। तो आपने जब असेंबली शॉप दरमियान में ले आए तो क्या हुआ, अब आपका लेआउट जो है वो ज़रा चेंज हो गया। अब असेंबली और शिपिंग मशीनिंग के दरमियान में डिस्टेंस कम हो गया है, इनके दरमियान में भी डिस्टेंस उतना ही है, बाकी आपका सारा ओवरऑल डायग्राम उसी तरह से है। अब हम इस नए न्यू लेआउट का जब हम देखेंगे ना कॉस्ट फंक्शन, तो वो हमें बताता है कि जी हमें इस लेआउट में टोटल जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ मटेरियल मूवमेंट जो है वो 480 पड़ रही है। आपने क्या किया, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को जगह उसकी चेंज की, तो 570 से आपकी लेआउट की जो कॉस्ट है वो 480 पे आ गई। ये क्या किया कि जो इंटरेक्शन, हमने इंटरेक्शन की क्वांटिटी कितनी थी डिपार्टमेंट्स के दरमियान में और कॉस्ट ऑफ इंटरेक्शन कितनी थी, उसको जब हमने क्वांटिफाई किया इस छोटे से रिलेशनशिप से, तो हमें पता चल गया कि जो ये नया वाला लेआउट है ये ज़्यादा बेहतर है या ये कम कॉस्ट वाला है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड लेआउट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इटरेटिवली किसी भी प्रोसेस फोकस्ड लेआउट्स जो होते हैं या ऐसी फैक्ट्रीज जिसके अंदर प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसका हम लेआउट इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जाहिर बात है ये ज़रा सिंपल एग्जांपल थी, अगर आपके पास इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर आप डिफरेंट तरीकों से या डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ये काम कर सकते हैं लेआउट डिज़ाइन का। आपके पास क्राफ्ट सॉफ्टवेयर है, एलडेप सॉफ्टवेयर है, कोर लैब आपके पास सॉफ्टवेयर है, फैक्ट्री फ्लो सॉफ्टवेयर है। ये यही काम करते हैं जो अभी हमने हाथ से बैठ के थोड़े से काम किया ना, ये आपने क्राफ्ट के अंदर मॉडल कर दिया कि जी ये डिपार्टमेंट है आपका, एक A B
डी सी एफ ई ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इनिशियल कॉस्ट जो थी वो इतनी थी। अगर आप इस डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से लेआउट उनका बनाते हो, अब ये कंप्यूटर से आपको पता चल गया कि अगर आप डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से लेआउट को इस तरीके से डिज़ाइन करोगे तो उस लेआउट की कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ओरिजिनल लेआउट से बेहतर है जी। ओरिजिनल लेआउट में आपको 20 हज़ार डॉलर्स खर्च करने पड़ते उस लेआउट में काम करने के लिए, और ये अगर आप इस तरीके से लेआउट को डिज़ाइन करोगे तो आपको 14,000 डॉलर्स में आपका ये वही काम इतने पैसों में हो जाएगा। तो जो प्रोसेस फोकस्ड कंपनीज होती हैं उसके अंदर लेआउट को डिज़ाइन करने की हमने एक स्ट्रेटजी देखी है, हमने हाथ से भी इसको सॉल्व किया, हमने सॉफ्टवेयर भी देखे कि जी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम इस काम को ऑटोमेटिक तौर पे कर सकते हैं। आजकल आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको फैक्ट्री को पहले से डिज़ाइन करके, फैक्ट्री लगाने से पहले ही उसका डिज़ाइन आपको प्रॉपर तरीके से उसका लेआउट आपको बता देते हैं। या आपको ऑटोकैड के भी सॉफ्टवेयर्स में मिलेंगे, आपको इसके अलावा कैटिया में भी मिलेंगे। कैटिया यूरोपियन यूनियन का है और फ्रांस में इसके सॉफ्टवेयर, ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर फ्रांस में डेवलप हुआ है। ऑटोकैड जो है ये यूएसए अमेरिकन है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश ये दोनों मुल्कों ने मिला के ये सॉफ्टवेयर बनाया है। कैटिया जो है वो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। कैटिया की एक एक्सटेंशन है डेल्मिया, जिसके अंदर आपको प्रॉपर पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन, ये जो आप देख रहे हैं ना आउटपुट, ये सारी की सारी फैक्ट्री आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ह्यूमंस को भी मॉडल कर सकते हैं, रोबोट्स को भी मॉडल कर सकते हैं, और उसके अंदर जो इनको लॉजिक होती है चलाने की कि जी मशीन अभी गाड़ी आई, उस पर आपने वेल्डिंग स्टार्ट करनी है, वेल्डिंग ख़त्म होएगी तो गाड़ी आगे जाएगी, तो ये जो लॉजिक मटीरियल फ्लो लॉजिक होती है वो भी आप उसके अंदर मॉडल कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। आज हमने देख लिया कि जी किस तरीके से हम डिफरेंट लेआउट्स की डिफरेंट कंसिडरेशन, रिटेल लेआउट हो तो उसके अंदर क्या कंसिडरेशन होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड या प्रोसेस फोकस्ड लेआउट्स को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने ओवरऑल डिफरेंट वेयर हाउसेस जो हैं उनके लेआउट्स की स्ट्रेटजीज़ या उनके लेआउट्स की क्या कंसिडरेशन होती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको डिस्कस कर लिया। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स देख लिए कि जी लेआउट में किस तरह वो हमें मदद कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम आगे भी डिस्कस करते जाएंगे, बट आई थिंक एट दिस स्टेज वी शुड स्टॉप इट हेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।